नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उच्च रक्तचाप पर बात करते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, पूरे शरीर में खून को घूमने के लिए एक प्रेशर की आवश्यकता होती है, एक दबाव की आवश्यकता होती है, एक धक्के की आवश्यकता होती है। उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर एक रेंज से, एक सामान्य रेंज से यदि वो ज़्यादा होता है तो उसको हाई बीपी बोलते हैं, और यदि कम होता है तो उसको लो बीपी बोलते हैं। तो ये जो एक मानक बना रखा है, एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि बीपी इतने से ज़्यादा हो जाए तो आपका हाई बीपी है, इतने से कम है तो ये लो बीपी है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम का। पहली बात तो एक मानक सभी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, उनकी बीमारियां अलग अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग अलग हैं, उनका खान पान अलग अलग है, उनका रहने का स्थान अलग अलग है। कोई बहुत ठंडे स्थान पर रहता है, कोई बहुत गर्म स्थान पर रहता है, कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ बारिश बहुत होती है। तो कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, कोई बहुत पतला व्यक्ति है। तो ये सारी चीज़ मैटर करती हैं। तो एक निश्चित स्टैंडर्ड या एक निश्चित मानक वो सभी पर लागू नहीं होता, क्योंकि 7 नंबर का जूता वो सभी व्यक्ति उसको नहीं पहन सकते, सभी व्यक्ति के वो नहीं आ सकता। इसलिए जो एक रेंज है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटे व्यक्ति के शरीर में ब्लड को नीचे से ऊपर आने के लिए, पूरे शरीर में घूमने के लिए एक ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी। तो उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो निश्चित रूप से जो पतला दुबला पतला व्यक्ति होगा उससे ज़्यादा होगा। यदि कोई किडनी पेशेंट है तो उसका भी बीपी ज़्यादा होगा, क्योंकि किडनी वर्क आपकी नहीं कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही है। तो ब्लड को सारे अंगों तक पहुंचने के लिए बॉडी ब्लड का प्रेशर बढ़ाती है। तो किडनी वालों का भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस समय जो मानक है वो 75/115, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला वो 115, ऑब्लिक नीचे वाला वो 75 है। कहीं कहीं 80 120 भी बताया जाता है कि ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 120 और नीचे वाला 80। तो ये दिन पर दिन क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है। 1900 सॉरी 1990 के आसपास इसका जो स्टैंडर्ड था वो था आपका 140/90, 140/90। और 1970 के पहले ये 160/100 हुआ करता था। इसको आप गूगल में देख भी सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। तो हर व्यक्ति के अनुसार बीपी का स्टैंडर्ड एक नहीं हो सकता, ये अलग अलग ही होता है। ब्लड प्रेशर के कारण क्या हैं, क्या क्या कारण होते हैं हमारे उच्च रक्तचाप के? सबसे बड़ा कारण जो है वो है टेंशन, तनाव में रहना, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। ये सबसे बड़ा कारण है। उसके अलावा आपका गलत खान पान, गलत आहार, गलत दिनचर्या, सोने जाने का समय सही नहीं है, खाने पीने का समय ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है। डायबिटीज़ भी कारण है, डायबिटीज़ वालों को भी बीपी होता है। किडनी जिनकी फंक्शन नहीं कर रही है अच्छी, तो उनका भी बीपी आपको हाई ही मिलेगा। और जिनका बीपी ये दोनों तरफ से सही है, किडनी जिनकी खराब है उनका बीपी हाई होगा, और बीपी हाई है तो किडनी भी खराब हो सकती है। तो
ये दोनों तरफ से लागू होता है। अगला, मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है, ओवरवेट। और अगला इसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं करते हैं, जो आलसी टाइप के लोग होते हैं, दिन भर लेटे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका उच्च रक्तचाप का। एक धूम्रपान, स्मोकिंग, स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप का। होता क्या है कि ये सभी जो कारण हैं उच्च रक्तचाप के, इन इन सभी से जो हमारी आर्टरीज होती है, जो जिससे फ्लो होकर ब्लड सभी अंगों तक पहुंचता है, वो थोड़ी कड़ी हो जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है, थोड़ी टाइट हो जाती है, और उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं, चाहे वो ज़्यादा स्मोकिंग करने से हो, चाहे गलत खान पान, गलत दिनचर्या से। इस तो उसमें अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं और थोड़ी वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इस कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको क्योर करने के, बिल्कुल ठीक करने के कि यौगिक और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम तो बोलता है कि इसको सही नहीं किया जा सकता, ये इसकी गोली आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, ये सही नहीं हो सकता। लेकिन हम आपसे विश्वास दिलाते हैं ये एक हफ्ते में सही हो सकता है, मैक्सिमम एक हफ्ता हो सकता है और एक दिन में भी सही हो जाए। तो जैसा बताया जा रहा है वैसा आप यदि करेंगे तो आपको खुद रिजल्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले योग की क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। योग की क्रियाएं का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, कैसे करनी है, इसको हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि बहुत आपको सभी को समझ में आ जाए। इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर अपलोड होने में काफ़ी समस्या आएगी। तो योग की क्रियाओं में आपको शुरुआत करनी है ओम चैंटिंग से। जो ओम का उच्चारण होता है ये हाई बीपी में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कम से कम 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा आप करेंगे ओम का उच्चारण उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, सूक्ष्म व्यायाम आपको करने हैं, लूजनिंग एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। ये हमारे सिर से लेकर पैर तक के सभी जोड़ों की एक्सरसाइज होती है। इसको करना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभ मिलेगा हाई बीपी वालों को। अगला आता है आसन कौन कौन से करने हैं। आसन आपको ताड़ासन करना है, त्रियक ताड़ासन करना है, कटी चक्रासन करना है, गौमुख आसन करना है, पद्मासन बहुत ज़्यादा लाभदायक है, सिद्धासन बहुत ज़्यादा लाभदायक है इसमें, और शवासन। इन सभी के लास्ट में, अंत में आपको शवासन करना होता है। शवासन कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करें सभी आसनों के बाद। और एक गोमुख आसन होता है, गोमुख आसन भी बहुत लाभदायक है। इससे हमारे हृदय की बाइलेटरल स्ट्रेचिंग होती है। और ये मेन आसन हो गए। एक मकर आसन है, वो भी बहुत ही लाभदायक है हाई बीपी वालों के लिए। इसके बाद आता है प्राणायाम, जो हमारी सांस को लेने छोड़ने की क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम में सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेना और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ना। और डीप ब्रीथिंग लेते समय पूरी कोशिश ये करेंगे हम कि हम 1 मिनट में 8 बार से ज़्यादा सांस ना लें। जब आप 1 मिनट में धीरे धीरे 8 बार सांस लेने लगेंगे, मान लीजिए सामान्य आदमी 16 बार करीब सांस लेता है 1 मिनट में, तो अब जब डीप ब्रीथिंग करेंगे धीरे धीरे, आपकी अच्छा अभ्यास हो जाएगा, तो 2-3-4 दिन में ही आप 1 मिनट में 8 बार सांस लेने लगेंगे। धीरे धीरे आपका 16 लेते हैं तो फिर 12 आएगा, 10 आएगा, फिर से 8। तो 8 से यदि नीचे आ जाता है तो और भी अच्छा है। तो कोशिश करिएगा कि
1 मिनट में 8 बार से ज़्यादा सांस ना ले। तो ये, और इसी से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं। ये आपको करना है कम से कम 15 मिनट तक। इसके बाद शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम हमारा थायराइड के रोगों के लिए, हाइपरथायरिज्म और हाइपोथायरिज्म में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो उज्जाई प्राणायाम कम से कम 5 बार अवश्य इसको करना है। और इसके बाद हमारा आता है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें भौरे की तरह गुंजन करते हैं। उसको कम से कम 11 बार तो करना ही है, ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। 21 बार करें, 51 बार करें, जितना ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा लाभ होगा। इससे भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है कि हमारी जो खून की नलियां हैं, जिसमें ब्लॉकेज हैं, जिसमें जो टाइटनेस है, जिसमें टाइट है, हार्ड है, तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होती है और ये हमारे ब्लॉकेजेस को कम करती है और उसका जो हार्डनेस है उसको भी कम करती है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम भी थोड़ा अनुलोम विलोम से मिलता है। इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। इस सभी प्राणायामों का डिमॉन्स्ट्रेशन हम अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताएंगे। इसके बाद हम शुद्धि क्रियाएँ आती हैं, इनको षटकर्म भी योग में बोलते हैं। तो इसमें आपको कपालभाति करनी है, लेकिन हाई बीपी वालों को कपालभाति बहुत धीमे धीमे करनी होती है, मंद गति से करनी होती है। और 50 से ज़्यादा स्ट्रोक नहीं लगाने, 50 स्ट्रोक लगाने हैं केवल, और बहुत मंद गति से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक, इस स्पीड से करेंगे। और 50 बार से ज़्यादा नहीं करना है कपालभाति को आपको। अगली शुद्धि क्रिया है हमारी जलनेति। जलनेति में एक नॉस्ट्रल से पानी डालते हैं और दूसरे से निकालते हैं। राइट से डालते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, लेफ्ट से डालते हैं, राइट से निकालते हैं। थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है, फिर इसको डाला जाता है। तो ये भी बहुत सारे रोगों में लाभदायक है, हाई बीपी में भी लाभदायक है। इसके बाद आता है हमारा ध्यान। हमको रोज़ मेडिटेशन ज़रूर करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, यूट्यूब में बहुत से मेडिटेशन मिल जाएंगे। और योग निद्रा, ये योग निद्रा भी एक प्रकार का मेडिटेशन है, इसको भी आप करें। ये भी आपको यूट्यूब में अलग अलग गुरुओं के द्वारा बताया गया है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, ये कम से कम आधे घंटे की होगी आपकी योग निद्रा। ये शवासन में करी जाती है। इसके भी बहुत अद्भुत लाभ हैं योग निद्रा के। ध्यान के बाद आता है आपका बीज मंत्रों का उच्चारण। हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। तो इनके 7 बीज मंत्र होते हैं अलग अलग, लम वम रम यम हम ओम आउम। तो इनका हम उच्चारण करते हैं। ये भी, इनका उच्चारण का तरीका भी हम आपको कल बताएंगे। इसके बाद हमारा मर्म चिकित्सा आती है, मर्म थेरेपी बोलते हैं इसको। मर्म थेरेपी में हम इसमें तल हृदय पॉइंट होता है, तल हृदय मर्म होते हैं, वो हम दबाते हैं। ये हमारे दोनों हाथों में होते हैं और दोनों पैरों में होते हैं। हाथ में जो उसकी लोकेट करने की जगह होती है, जब हम नॉर्मल मुट्ठी बांधते हैं तो बीच की उंगली जहाँ जाती है वही हमारा तल हृदय मर्म होता है। ऐसे नहीं बांधेंगे, ऐसे नहीं बांधेंगे, जब नॉर्मल मुट्ठी बांधेंगे तो बीच की उंगली जहाँ जाएगी यही हमारा तल हृदय मर्म होता है। दोनों हाथों में इसको दबाया जाता है। इसके बाद ये भी आपको कल बताया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करना है। प्राकृतिक चिकित्सा में एक थेरेपी होती है
जल चिकित्सा के अंतर्गत आता है लोअर लेग हॉट वाटर इमल्सन। ये हमको करना है। इसमें हमको 3 बाल्टी लेनी होती है। एक बाल्टी में इतना गर्म पानी रखना होता है जितना हम सहन कर सकते हैं, लगभग 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड का। दूसरी बाल्टी में लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा गर्म रखते हैं। और तीसरी बाल्टी खाली रखते हैं। फिर जो 40 से 42 डिग्री वाला पानी है उस बाल्टी में हम अपने पैर डाल के घुटनों, लगभग घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा नीचे पानी रहता है, तो इतना पैर डाल के आधे घंटे तक रहते हैं। और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 5-5 मिनट में हम पानी को चेंज करेंगे। जिसमें हम पैर डालें जिस बाल्टी में, उससे एक जग निकालते हैं, खाली बाल्टी में डालते हैं। और जो ज़्यादा गर्म वाला पानी है उससे एक जग लेते हैं और अपनी बाल्टी में डालते हैं जिसमें हम पैर डाल लें। ये ऐसा 5-5 मिनट में करते हैं, आधे घंटे तक। और इसके बाद आधे घंटे के अंदर ही आपका बीपी डाउन हो जाता है। बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। इसको लोअर लेग हॉट वाटर इमल्सन बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, इसको हम हृदय मुद्रा में करेंगे। और खाली भी हम बैठे हैं कभी, तो उसमें उस समय भी हम हृदय मुद्रा लगा सकते हैं। किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हम हृदय मुद्रा लगा सकते हैं। कम से कम जब ये लगातार आपकी 20-25 मिनट तक लगी रहती, तब आपको लाभ मिलता है। हृदय मुद्रा ये होती है, तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल से मिलाते हैं और मध्यमा अनामिका के टॉप को अंगूठे के टॉप से मिला देते हैं। ऐसे दोनों हाथों में करते हैं और इसको घुटने के ऊपर रख के ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों हाथों में लगाकर। तो ये हृदय मुद्रा हो गई आपकी। इसके बाद आपका आहार आता है। आहार की इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका है, हाई बीपी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आहार आपको 2 बार ही करना है, 2 बार आहार करना है। भरपेट आहार करना है, लेकिन खाना आपको 2 ही बार है। एक सुबह 9 से 10 के बीच में खा लेना है, बहुत ज़्यादा 10:30 हो जाए। और शाम को आपको 5 से 6 के बीच में, या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाए तो 7 हो जाए। सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर आपका भोजन हो जाना चाहिए। और इतना ध्यान रखिएगा कि दो खाने के बीच में 7.5 घंटे से 8 घंटे का, 7.5 घंटे तो मिनिमम गैप होना ही चाहिए। और 8 घंटे का हो तो और भी अच्छा है। 7.5 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। 2 बार ही आपको खाना खाना है। और 2 बार में आपको क्या खाना है, 2 बार में आपको 50% रॉ डाइट लेनी है, 50% कुक्ड, दोनों टाइम। पहले रॉ खाएंगे, रॉ में आपका फल, सलाद, अंकुरित, फिर उसके बाद दाल चावल रोटी सब्जी तुरंत बाद खाएंगे, बिल्कुल बीच में गैप नहीं देंगे। फिर शाम को भी ऐसा, पहले हमने रॉ खाया, उसमें फल भी खा सकते हैं, सलाद भी खा सकते हैं, अंकुरित खा सकते हैं, तीनों भी थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। फिर उसके बाद खाने के तुरंत बाद दाल चावल रोटी सब्जी। तो 50% आपको रॉ डाइट लेनी है, 50% आपको कुक्ड फूड लेना है। क्योंकि जब हम रॉ डाइट लेते हैं तभी हमारे ब्लॉकेजेस कम होते हैं। और जो हार्डनेस है आर्टरीज में, खून की नलियों में, वो कम होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होती है। यदि 50% से ज़्यादा रॉ फूड ले सकते हैं तो और भी अच्छा है। इसके अलावा डाइट के अलावा आता है कि आप सुबह टहलेंगे ज़रूर। सुबह नंगे पैर घास पे, या सुबह नहीं टाइम मिल पाता शाम को भी टहल सकते हैं, घास पे या मिट्टी पे कम से कम आधे घंटे टहलना जरूरी है। और घर में भी जब रहेंगे तो चप्पल या जूते पहन के नहीं रहेंगे, नंगे पैर रहेंगे। इससे भी आपका नंगे पैर चलने से मिट्टी पर, घास पर या केवल ज़मीन पर भी, इससे आपका खून भी पतला होता है। और खून पतला होगा तो हाई बीपी में भी काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको धूप में ज़रूर बैठना है, कम से कम आधा घंटा तो बैठना ही है। 1 घंटा बैठेंगे तो और भी अच्छा है। और ज़्यादा गर्मी हो तो सुबह की धूप में बैठ सकते हैं, लगभग 7-8 बजे के आसपास की जो धूप होती है उसमें आप बैठ सकते हैं। सुबह शाम कभी भी बैठ सकते हैं। तो ये धूप में आपको बैठना है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा में सनबाथ बोलते हैं, धूप स्नान इसको बोलते हैं। और आपको सुबह उठ के पानी ज़रूर पीना है, कम से कम 2 गिलास धीरे धीरे करके, बिल्कुल सिप सिप करके पानी 2 गिलास, थोड़ा सा गुनगुना पानी जरूर पीते हैं। और आपको दिन में
2 बार अदरक खानी है, कम से कम 10 से 15 ग्राम अदरक खूब चबा चबा कर दिन में 2 बार किसी भी समय खा सकते हैं, खूब चबा चबा कर खाएं। तो इससे भी तुरंत बीपी डाउन होता है। कभी आपको हाई बीपी लग रहा हो अचानक कि हाई बीपी में वो है, तो आप 10 से 15 ग्राम अदरक खूब चबा चबा के खाइए, खूब चबाइए कम से कम 10 मिनट तक उसको। तो फिर आप देखेंगे आपको 10 ही 15 मिनट बाद बीपी तुरंत डाउन हो जाएगा। तो आपको दो बार अदरक खानी है चबा चबा कर। और यदि रात में आपको लगता है कि हमारा अचानक बीपी ना बढ़ जाए, कोई समस्या ना हो जाए, तो इसके लिए आप सोने से पहले भी अदरक खा के सो सकते हैं। और यदि अदरक नहीं खाना चाहते हैं तो 2 लौंग और 2 काली मिर्च ओंठ के नीचे दबाकर सो जाएं, तो रात को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद आपको अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है, व्यवहार अच्छा रखना है, विचार अच्छा रखना है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज नहीं करना है। ये सब सारी चीज़ों से भी आपका बीपी बढ़ता है। विचार भी अच्छे रखने हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, नकारात्मक विचार कोई नहीं लाने हैं। तो विचार और व्यवहार का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी सेहत पे पड़ता है, तो ये भी आपको अच्छे रखने हैं। और दिनचर्या भी आपको अपनी अच्छी रखनी है। दिनचर्या में आप को सूर्योदय से कम आधे से 1 घंटा पहले अगर उठ जाना। अगर सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है तो आप 5 बजे उठ जाएंगे, 6:30 बजे हो रहा है तो आप 5:30 बजे तक उठ जाएंगे। सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना है और शाम को हर हालत में 10 बजे तक आपको सो जाना है। ये भी दिनचर्या भी बहुत बड़ी सहायक है आपका बीपी को ठीक करने में। दिनचर्या भी आपको ठीक रखनी है। और एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है आपको, सोते समय तकिया नहीं लगानी है। सोते समय तकिया लगाने से भी बीपी बढ़ता है, क्योंकि हमारा सिर जो होता है ऊपर हो जाता है और ब्रेन तक ब्लड पहुंचने के लिए ब्लड को एक एंगल से होकर गुजरना पड़ता है, ऐसे ऊपर की ओर। सिर जब ऊपर हो जाता है तो एक एंगल बनाकर ब्लड ऊपर जाता है, तो शरीर हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ाता है। तो तकिया बिल्कुल नहीं लगानी है, बिना तकिया के सोना है। तो इतना आप करेंगे तो आपको 1 हफ्ते के अंदर आप क्योर हो जाएंगे, और फिर ऐसे ही करते रहेंगे तो हमेशा ठीक बना रहेगा। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं, आपकी डायबिटीज़ आदि कोई समस्या नहीं होगी जल्दी यदि इस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं। तो योग की क्रियाओं का डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत